हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, देखिए आज हम जानेंगे स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, किसी मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस के किसी मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आइडियल गैस होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आप क्या किया था, मॉलिक्यूल्स की स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। ठीक है, तो आज हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन सब में से मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इन सभी स्पीड अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये हम निकालेंगे आज। ठीक है, तो किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी आइडियल गैस 3 तरह की होती है। ठीक है, 3 तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड हम किसी मॉलिक्यूल की निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट मेथड होता है हमारा मीन स्पीड। ठीक है, फर्स्ट हमारा मेथड क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने का, मीन स्पीड मेथड। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मेथड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और तीसरी जो हमारी स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। एक तो मीन स्पीड, मीन लेकर निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब रूट मीन स्क्वायर लेकर निकाल सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीनों तरीके से क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज ये जो हमारी वीडियो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे मीन स्पीड के बारे में। ठीक है, फिर इसके पार्ट सेकंड में हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकालेंगे प्रूफ करके, फिर थर्ड पार्ट में हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीन स्पीड किस तरह से, मीन स्पीड के जरिए हम किस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो चलिए देखते हैं मीन स्पीड क्या होता है। देखिए अगर हम किसी भी, मान लीजिए आपके पास किसी भी सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सभी की क्या है, स्पीड अलग अलग है। ठीक है, इन सब की स्पीड्स का अगर हम मीन निकालें तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मीन को हमने वी बार से रिप्रेजेंट किया, वी बार इज इक्वल टू, अगर हमने मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की स्पीड v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है, तो इस तरह बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी क्या है, स्पीड क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने लेट किए हुए हैं, n लेट किए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्पीड इनकी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या निकल आता है, मीन निकल आता है। किसी भी चीज़ का मीन इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, ये स्पीड का है, इसलिए हमने क्या किया, सारी स्पीड्स को ऐड कर लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप मीन का फॉर्मूला देखो तो आपको ये नजर आएगा कि सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या कर लेंगे, आप सम कर लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम इनका कहते हैं मीन निकालिए। ठीक, मीन आपको ऐसे ही दिख रहा है, इसमें कौन सा होगा, 3, 2 इधर हैं 2 इधर, तो ये बीच का मीन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो छोटी संख्या थी तो हमने बता दिया, लेकिन क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उनका मीन नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम उनका कुछ इस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएं तो 3 ही मीन आना चाहिए हमारा। देखिए मीन का अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो देखिए क्या होगा, सारे नंबर्स का हम सम कर देंगे अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए सबको, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15/5 आ जाएगा, 5
3 ज़ा 15 होता है। तो क्या आ गया मीन हमारा? मीन आ गया हमारा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली भी देख के बता सकते थे मीन 3 होगा। तो ये हो गया हमारा मीन निकालने का एक तरीका। इसलिए हमने क्या है, वेलोसिटीज़ का मीन किस तरह से निकाला, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी के थे, तो सारी वेलोसिटीज़ जो अलग अलग वेलोसिटीज़ थी उनका सम कर लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने क्या थे हमारे मॉलिक्यूल्स थे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखिए V1 वेलोसिटी रखने वाला केवल एक मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, ठीक है, और V2 वेलोसिटी रखने वाला केवल एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। तो V1 वाले मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं, V2 वेलोसिटी रखने वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ वेलोसिटीज़ का एडिशन लिया हुआ, जबकि हमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी इनमें गुणा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए V1 वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं 5, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ऐड हुई है, तो हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए V2 वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं 10, तो यहाँ पे हमें 10 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया ये समझाने के लिए आपको बताया था। मान लीजिए आपकी मीन आपने निकाला V1 प्लस V2 प्लस V3, वही चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी थी Vn तक, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन V1 वेलोसिटी रखने वाले, V2 वेलोसिटी रखने वाले केवल एक ही एक मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, कहीं 5 होंगे, कहीं 10, कुछ V3 वेलोसिटी रखने वाले या स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मान लीजिए 15 हैं। तो इस तरह से क्या डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए V1 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स हमारे कितने हैं, DN1। ओके, और V2 वेलोसिटी रखने वाले या V2 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स हमारे कितने हैं, DN2। ठीक है, इसी तरह से V3 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, DN3 प्लस डैश 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 डैश। N वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे, D। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, कैपिटल N। कैपिटल N को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स DN1 प्लस DN2 प्लस DN3, मतलब V1 वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स DN1, फिर V2 रखने वाले DN2, V3 रखने वाले DN3। ठीक है, वेलोसिटी नहीं स्पीड रखने वाले। ओके, प्लस डैश 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 डैश, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल n होंगे। ठीक है, इन्हें आप n भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स ना दिया हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे हटा दें, डैश 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 एन एक्सेट्रा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी क्या होगी, स्पीड हम ऐड कर लेंगे। चलिए, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर मान लीजिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम किसे, हम ये जो DN1 प्लस DN2 प्लस DN3 इज डैश 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 इज इक्वल टू n है हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और किसी भी गैस के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ही रहेंगे। ठीक है, चाहे मान लीजिए V1 वाले 10 हो गए, या V1 वाले 5 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं। ये चेंज हो सकता है कि V1 वेलोसिटी रखने वाले या V1 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स अलग अलग हों, या V2 स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स कुछ और हो, बट जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, 1/n बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये V1 DN1, V2 DN2, V3 DN3 को हम क्या लिख सकते हैं, VDN लिख सकते हैं। ठीक है, V.DN। ठीक है, अब ये V.DN लिखा तो कहाँ से कहाँ तक, स्पीड, जो हमारी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, वो 0 स्पीड के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हमारे, और 0 से लेकर अनंत स्पीड के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट स्पीड के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम 0 से अनंत स्पीड के मॉलिक्यूल्स की लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो हमारी स्पीड है .dv। ठीक है, सॉरी, 0 से आपकी क्या है, जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी आपकी, वो 0 से अनंत हो सकती है। ठीक है, ज़ीरो वेलोसिटी भी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, और कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनाइट तक जा सकती है स्पीड। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनकी स्पीड क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और इन्फिनाइट भी हो सकती है, इसलिए मैंने लिमिट 0 से इन्फिनाइट लगा दी। ठीक है, V.DN ये आ गया हमारा। अब हमने आपको V की, आपने यहाँ तक निकाल लिया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ठीक
ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग जो dn की वैल्यू आती है हमारी, dn इज इक्वल टू, मतलब मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला बताया था उन्होंने, वो क्या था, 4 पाई एन ए क्यूब इंटू ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वी। ये था हमारा मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन द्वारा बताया गया फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अगर हम dn की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो देखिए क्या आएगा, v बार इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, v ऐसे ही रहने दिया, dn की वैल्यू ये पुट कर दें 4 पाई n a क्यूब इंटू ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखिए ये 4 पाई एन ए क्यूब हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए 4 पाई एन ए क्यूब अपॉन कैपिटल एन, 0 से इनफाइनाइट क्या बचा, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर इंटू वी डी वी। ठीक है, इतना बचा हमारा, इतना पोर्शन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू अनंत ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, वी डी वी। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हमने टी मान लिया तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v। ठीक है, 2v डी वी इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी। हमें किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम v डी वी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो v डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई 2b। ठीक है, v डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हमने क्या है, इसे लेट कर लिया t, तो हमें लिमिट भी किसकी, v की नहीं होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो लिमिट भी निकालते हैं। देखिए जब v बराबर 0 था तो अब देखिए t बराबर कितना आएगा, यहाँ पे v की वैल्यू 0 रख दीजिए, t बराबर भी 0 आ जाएगा। अब जब v बराबर अनंत था, इसी तरह तो आप निकालते हैं, लिमिट किस तरह से चेंज करते हैं आपको पता होगा। देखिए v बराबर अनंत अगर आप रखेंगे तो t बराबर भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहले लिमिट थी v बराबर 0 से अनंत, उसी तरह से t की भी लिमिट भी आ जाएगी 0 से अनंत। ठीक है, तो लिमिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए तो फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से अनंत, लिमिट चेंज नहीं हुई है, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर था, तो ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर को हम किस में क्या लिख सकते हैं, बी वी स्क्वायर को टी लिख सकते हैं, तो ई की पावर माइनस टी हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, या वी स्क्वायर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकाल लें, टी अपॉन बी आ जाएगी। ठीक है, टी अपॉन बी आ जाएगी वी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे रख दें टी अपॉन बी। ठीक है, इंटू वी डी वी की वैल्यू क्या आएगी, वी डी वी डी टी बाई टू बी, डी टी बाई 2b। ठीक है, तो अब इसमें देखिए b और यहाँ पे 2b ये कांस्टेंट है हमारे, तो ये भी बाहर निकल आएंगे, मतलब 2b स्क्वायर हमारा क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। 4 पाई ए क्यूब अपॉन 2b स्क्वायर, लिमिट लगाई 0 टू अनंत, ई की पावर माइनस टी इंटू टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिए हम जो t लिखा हुआ है इसकी पावर अगर कर दें 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, मतलब t की पावर 1 मतलब t। ठीक है, तो वही लिखा होगा कि नहीं, t जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा, गामा n इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, लिमिट 0 टू अनंत ई की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में देखिए क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस टी, एक्स की पावर n-1 हमने बना दिया n-1। ठीक है, 2 - 1 मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो इसका जो आएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, गामा n लिख सकते हैं, मतलब गामा यहाँ पे क्या है हमारा 2, n की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो इसे लिख सकते हैं हम गामा 2। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, गामा 2। ठीक है, तो चलिए अब गामा 2 को सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा गामा 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई ए क्यूब अपॉन 2b स्क्वायर, गामा 2 में से -1 करके निकालिए तो वो फैक्टोरियल में चेंज हो जाता है। आपको सॉल्व करना आता होगा, गामा 2 किस तरह सॉल्व करते हैं, गामा 2 में से -1 करके बाहर निकाल लेते हैं तो वो फैक्टोरियल इसमें चेंज हो जाता है, फैक्टोरियल 1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी मतलब माइनस करिए, जैसे फैक्टोरियल गामा 3 लिखा हुआ है तो आप इसे अगर फैक्टोरियल में चेंज करना चाहें तो -1 करके निकालने हो जाएगा फैक्टोरियल 2।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए आ जाएगा 4πa³ अपॉन 2b। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्व हो गया है वो आया 2πa³ अपॉन b। तो ये इतनी वैल्यू आ गई हमारी, क्या, मीन स्पीड आ गई है हमारी। ठीक, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी आ गई मीन स्पीड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए और बी क्या है हमारे, अगर हम पूछें ए और बी क्या है, तो ये हमारे कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट है, अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे तो हमारा और फॉर्मूला बन सकता है और ईजी फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर हम इन्हें सॉल्व कर दे तो क्या होता है। चलिए देखिए, ए की वैल्यू क्या होती है, ए इज इक्वल टू होता है √b/पाई। ठीक है, ए इज इक्वल टू होता है √b/पाई। अब हम ए की वैल्यू पहले पुट करेंगे, v बार इज इक्वल टू 2π, a³ है तो ये √b/पाई का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अपॉन b। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी पावर, ये उसकी पावर क्या है 3, तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स ऐसे, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2π देखिए ऐसे लिख ले रहे हैं हम आपको ईजिली। इसकी पावर कितनी है 1/2। ठीक है, √ मतलब पावर कितनी होती है 1/2, और जो बाद में जो बाहर पावर होती है ब्रैकेट की उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3/2 पावर हो जाएगी अपॉन b। अगर हम b को ऊपर ले जाएं, ठीक है, अगर हम इस b को ऊपर ले जाएं, देखिए क्या होगा, 2π b/पाई की पावर कितनी है 3/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, b के नीचे 1 मान लीजिए, 1/b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई की पावर कितनी है 3/2, 2π, पाई की पावर ऊपर ले आइए, पाई की पावर -3/2 हो जाएगी, इंटू ये b की पावर कितनी है 3/2, ये वाला b ऊपर ले आइए तो क्या हो जाएगा, b की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है, मैंने ऊपर इसलिए करा ताकि आप इजीली सॉल्व कर लें। 2, अब देखिए पाई बेस समान है, इसकी पावर कितनी है 1, और जो हमारी पावर्स हैं वो डिफरेंट, तो क्या करेंगे हम प्लस कर लेते हैं, तो 1, ये माइनस का इसलिए माइनस हो जाएगा 3/2। अब क्या हो जाएगा, b की पावर भी ऐसे ही कर लेंगे, बेस सेम है हमारे, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 2 1 - 3/2 का एलसीएम लेके सॉल्व करें आप तो आएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखिए आप यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर कर लें b², तभी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। तो ये फॉर्मूला हमारा 2πa³/b² बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2π, और फिर ये क्या था a³ की वैल्यू रखी अपॉन b, जबकि ये b नहीं क्या है b² है। ठीक है, तो b² हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 पावर, यहाँ पे क्या होगा b² होगा, जब ऊपर पावर आएगी तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो देखिए पाई की पावर 1 - 3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगी पाई की पावर -1/2 इंटू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगी, b की पावर भी -1/2 आएगी। ठीक है, तो ये हमारी पावर्स आ गई इतनी। अगर हम इन्हें पाई की पावर -1/2 को b की पावर -1/2 को नीचे लाएं तो क्या होगा, 2/पाई की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा b की पावर 1/2, ये भी प्लस का, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2/√πb। ठीक है, तो ये v की वैल्यू अगर हम लिखें, v बार इज इक्वल टू 2/√πb, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी पुट कर दे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू भी पुट कर दे, क्योंकि हमें b की वैल्यू भी पता है, तो अगर हम b की वैल्यू पुट कर दे तो भी हमारा एक और फॉर्मूला हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। b की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, b इज इक्वल टू m/2 kT, और b की वैल्यू क्या बताई थी, कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, ये है किसी एक मॉलिक्यूल का क्या है, वेट है। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल का मास है, अपॉन 2RT, ये फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए हम ये फॉर्मूला रख के कर रहे हैं, आप ये फॉर्मूला भी रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, v बार इज इक्वल टू, इसी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं 2/√π इंटू b की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल M/2RT। ठीक है, 2RT ये रख दिया हमने फॉर्मूला। अब हमारा 2RT नीचे है, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2RT हमारा √2RT ऊपर चला आएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, √πm। ठीक है, πm बचेगा नीचे हमारा। ठीक है, तो इसके देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे अंडर रूट के अंदर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, इस 2 को अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखें, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तभी तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे √2 का स्क्वायर लिखें मतलब √4, तो सबको अगर हम अंडर रूट में ले लें तो क्या हो जाएगा, ये √4 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 2RT अपॉन πm अंडर रूट। ठीक है, √πm 4
4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 RT अपॉन √8 RT अपॉन √πm, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, √8 RT अपॉन √m π, या ऐसे लिख लें √8 RT अपॉन m π, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप रखते हैं b की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर आप m/2 KT रख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं था, बस जो आपका आ जाता आप इसे लिख सकते थे, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, v बार इज इक्वल टू आपका आ जाता था √8 KT आ जाता। r की जगह पे क्या है, k है, तो यहाँ पे r की जगह पे k आ जाता, KT अपॉन स्मॉल m की जगह पे क्या आ जाता, सॉरी यहाँ पे कैपिटल M आया आपका, यहाँ पे क्या आ जाता है, स्मॉल m आ जाता है, स्मॉल m और पाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता था अगर आप b की वैल्यू रखें, और ये फॉर्मूला भी आपका बन सकता था, ठीक है। तो ये आ गया आपकी b की वैल्यू रखने पर क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू रखने पर फॉर्मूला बना, b की वैल्यू रखने पर फॉर्मूला बना, तो ये हो गए टोटल 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड निकालने के जो मेथड थे, एवरेज स्पीड निकालने के, वो कितने मेथड थे, 3 मेथड थे। 3 में से ये फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड कौन सा था, मीन स्पीड, ठीक है। मीन स्पीड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड जो वीडियो होगी इसकी पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। चलिए तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।